नमस्कार बच्चों, किसी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 17वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फसलों का त्योहार। फसलों का त्योहार इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ को हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझने वाले हैं। इस पाठ में फसल आने पर अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार से त्योहार मनाया जाता है, इसका विवरण लेखक ने किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और इस पाठ को हम विस्तार से समझेंगे। फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ ताकते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब देखिए, पाठ के पहले परिच्छेद से हमें पता चल रहा है कि लेखक ने जो वर्णन किया है वह कौन सा ऋतु होगा। अर्थात पाठ के पहले परिच्छेद में समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद कि यहाँ पर ठंड की ऋतु होगी, क्योंकि उस समय जब ठंडी की ऋतु आती है तो सूरज के दर्शन नहीं होते हैं, अर्थात धूप बहुत कम होते हैं। सूरज के दर्शन कम होने के कारण ठंडी ज्यादा आती है या ठंडी ज्यादा होती है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि पूरा सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो अब देखिए, ठंडक के दिन में हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं और शरीर में गर्मी लाने के लिए हम क्या करते हैं, उस तापते हुए जो हम लकड़ियों को इकट्ठा करके उससे अग्नि निर्मित की जाती है, तो उसे हम सेकते हैं शरीर को, हाथों को, जिससे कि हमारे शरीर में गर्माहट आ जाए और जो ठंड की वजह से हमारा शरीर बहुत ज्यादा ठंडी महसूस करते हैं वो कम हो जाए। शरीर में गर्मी निर्माण करने के लिए हम इस प्रकार के कुछ चीजों का अनुभव करते हैं या उसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ तो खिचड़ी के समय में धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसे हमें पता चलता है कि खिचड़ी कब बनाई जाती है, कि हर प्रांत के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। कि जैसे कि गर्मी के ऋतु में क्या होता है कि खेतों का काम शुरू हो जाता है। बरसात के ऋतु में खेत बीज बोए जाते हैं और धीरे धीरे खेतों में फसल उगने लगते हैं और वो बहरने लगती है। उसके बाद पूरा फसल निर्मित होने के बाद उसकी कटाई हो जाती है और वह घरों में धान के रूप में आते हैं, अनाज के रूप में आते हैं। तो ऐसे नए आए हुए फसलों के द्वारा किसानों के जीवन में एक नई खुशियां आती है और उस खुशियां को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो उस समय देखो, खिचड़ी बनाई जाती है कि जो नए धान होते हैं, नए अनाज आए होते हैं, उसके द्वारा खिचड़ी बनाई जाती है और उस नए ऋतु के, नए त्योहार के और नए अनाज का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होती है। अर्थात अब लेखक ने जो वर्णन किया गया है, उस समय अगर देखा जाए तो गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि खिचड़ी के समय पर भी इतनी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी हुई है कि सूरज के इंतजार में लोग बहुत ही आस लगाए बैठे हुए हैं। इस समय तो धूप गर्माहट की वजह से लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अब पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं होता है और रजाई से, ठंड की वजह से लोग रजाई को ओढ़े हुए होते हैं और उस रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, बहुत ही ज्यादा जाड़ा या ठंडा होता है। अगले परिच्छेद में वर्णन किया गया है कि बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में ही हो रही चहल पहल अब पता चले। अब देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि हर ऋतु में दिन और रात इनका समय कुछ आगे पीछे हो जाता है। अगर हम देखते, गर्मी के ऋतु में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, लेकिन ठंडी के मौसम में दिन कम होता है। दिन का जो समय होता है 12-12 घंटे का, हम कहते 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12
घंटे दिन और 12 घंटे रात का होता है। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, सूरज का दर्शन कम होता है, इसके कारण अंधेरा ज्यादा फैला हुआ होता है और इसी कारण दिन कम होता है और रात का जो समय होता है वह ज्यादा होता है। और इसीलिए कहा गया कि समय का पता नहीं चलता है। अगर रात शाम को भी देखो 6 बजे ही अंधेरा छा जाता है, सुबह भी 7 बज जाते हैं तो भी सूरज के दर्शन नहीं होते, और धूप के दिनों में 7 बजे सारे प्रकृति पर या सारे संसार में सूरज की किरणें छा जाती है। तो ये सारा माहौल वहां पर बदल जाता है। तो ये प्राकृतिक जो चेंजेस होते हैं उसका वर्णन यहाँ पर हमें इस परिच्छेद के द्वारा या इस पाठ के द्वारा बताया गया है। अब देखिए ठंडे के मौसम में बाहर का समय का अंदाजा नहीं लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह घर में जो औरतें उठते हैं, उनके जो काम काज शुरू हो जाते हैं, तो उसे घर के चहल पहल से समय का अंदाजा लगा जा सकता है। अगर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रहे थे। जहाँ भाग के देख केरा के पत्ता आयल की नहीं, अर्थात केले के पत्ते आई है या नहीं, आज ही लोग के उठे के नहीं के कहा, बोल जल्दी तैयार होकर। तो अब देखो ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोगों को होता है कि जल्दी उठने का मन नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो वर्णन किया गया है उसे पता चल रहा है कि लेखक और जो उनके साथी होंगे वो जल्दी उठ नहीं रहे, इसलिए घर के लोग बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि इनको आज जल्दी नहीं उठना है क्या, चलो जल्दी उठकर उनको तैयार होने के लिए कहो, क्योंकि अभी त्योहार का दिन है तो इतना देर तक सोना अच्छा नहीं है। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी हो धोती और कुर्ता पहने हुए है। खिचड़ी के ऐसन जाड़ हम पहले कब्बो न देखनी, देह कनक न देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो है एक जो भाषा है वो बोली भाषा है, और इसे हमें पता चल रहा है कि ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई थी, बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण उनका अनुभव यहाँ पर बताया कि लेखक के पापा कहते हैं कि खिचड़ी के समय इतनी ठंडी कभी भी उन्होंने, जाड़े के मौसम कभी भी उन्होंने नहीं देखा था। इतनी ठंड है कि शरीर में ठंडी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सामने मचिया पर खादी के सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धुए हैं, झग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता है, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। अब उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तेल, मीठा अर्थात गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब देखिए इस परिच्छेद से हमें पता चल रहा है कि हर प्रांत के अलग अलग रीति रिवाज होती है, प्रथा होते, परंपराएं होती है। अगर घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके देखरेख में इस प्रकार के त्योहार बनाए जाते हैं कि जब खेतों में नई फसल आती है तो उस नए फसल की क्या करते हैं, घर में पूजा विधि की जाती है, और उस पूजा विधि में किए गए जो अनाज होते हैं या जो नए धान होते हैं उसको दान कर दिया जाता है कि जिससे कि सारे मतलब उसको एक प्रकार का, जिस प्रकार से हम ईश्वर की वंदना करते हैं वैसे ही अन्नपूर्णा देवता की भी वंदना की जाती है किसानों के द्वारा। तो यही वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि लेखक बता रहे हैं कि केलों के पत्तों में तेल, मीठा, गुड़ और चावल आदि के ढेर लगाए हुए हैं। अब देखिए बहुत स्थानों पर अलग अलग फसल आती है, तो उन फसलों, जिस स्थान पर जो फसल आती है ना, वो पूजा विधि में रखा जाता है, जिससे कि उसको एक प्रकार का आदर दिया जाता है। अब देखिए जिसके घर में जितना फसल होगा उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी संपन्नता उतनी बढ़ेगी। इसीलिए उस प्रकार के उस फसल के द्वारा उनके घर में संपन्नता आने वाली है, और इसीलिए वो उसकी पूजा करते हैं। आगे कहा गया है कि आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें अगले परिच्छेद में कहा गया है कि आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी है। क्यों फंसी है उसका कारण भी लेखक ने आगे बताया है।
उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और नहीं खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस प्रकार के कुछ अन्न पदार्थ तो उनको पसंद नहीं होते हैं और यही वर्णन इस पाठ में यहाँ पर इस परिच्छेद में किए गए हैं। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब देखिए ठंड के मौसम में इस प्रकार के पदार्थ क्यों खाए जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि तिल और गुड़ ज्यादा करके खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? क्योंकि तिल और गुड़ या कुछ ऐसे धान या अनाज कुछ ऐसे होते कि जो शरीर में वो तेल युक्त पदार्थ होते हैं। तेल युक्त पदार्थों के साथ साथ शरीर में स्निग्धता लाने के लिए या शरीर में गर्माहट लाने के लिए इस प्रकार के पदार्थ खाए जाते हैं, जिससे कि शरीर में गर्माहट निर्मित हो। और ठंड के मौसम में देखो शरीर कैसा सूखा हो जाता है, तो उस ड्राइनेस हो जाता है, तो उसके लिए तेल युक्त पदार्थ खाए जाते हैं। जैसे कि तिल सिंगदाना जो होते हैं उसमें बहुत तेल की मात्रा होती है, तो शरीर में आवश्यक तेल की मात्रा मिलने के लिए इस प्रकार से वो पदार्थ खाए जाते हैं। और गुड़ में जो होते हैं वो उष्णतावर्धक होते हैं, इसलिए शरीर में उष्णता निर्मित करने के लिए और ठंड से बचने के लिए इस प्रकार के पदार्थ खाए जाते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका को अपने बचपन के स्कूल की याद आ गई थी। अब उन्होंने जो घर में बनाई हुई खिचड़ी है उसका स्वाद लेते हुए उन्हें वो स्कूल में बनाई हुई खिचड़ी का स्वाद याद आ गया और वो स्मरण उनको वहां पर आ गया और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्कूल में जो हम खिचड़ी बनाते थे वो उसमें अलग मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, चित्रा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। अब देखिए स्कूलों में भी उस प्रकार से बच्चों को हर ऋतु का महत्व समझ में आ जाए, हर ऋतु में आए हुए त्योहारों का महत्व समझ में आए, इस प्रकार का आयोजन स्कूलों में किया जाता था। आज भी किया जाता है, अभी भी बहुत सारे स्कूलों में इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, जिसे हम छोटी सी पिकनिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि स्कूल के सारे लोग वहाँ पर चले जाते थे और नदी होने के कारण वो नाव में बैठकर चले जाते थे। फिर कुछ लोग पतंग उड़ाते थे और जिनको पतंग नहीं उड़ाना आता था वो पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। और बाकी स्कूल के जितने बड़े लोग होते थे, लेखिका कहती है कि उनके जो दोस्त होते थे सब ईंट को इकट्ठा करके एक चूल्हा बनाते थे और बड़े से कढ़ाई में वो खिचड़ी पकाई जाती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों किसान जो होते हैं खेतों मतलब घर में उनका जो रेगुलर खाना होता है उसके बदले कभी कभी वो खेतों में जाकर खाना पकाते हैं। चूल्हे पर बनाया हुआ खाना का स्वाद तो बहुत ही अलग होता है। तो जब वो इस प्रकार के आयोजन किए जाते तो उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है वो। तो यहाँ पर यही वर्णन किया गया है कि कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है खुशियों का त्योहार। अब देखिए यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उस समय बचपन में जो स्कूल में बनाई जाती हुई खिचड़ी थी, उस समय जो मजा आता था पतंग उड़ाना, सब इकट्ठा होकर मदद करते, वो खिचड़ी का आस्वाद लेना, वो भी एक अलग आनंद था। और अभी भी जो खिचड़ी बनाई गई है सारे घर में परिवार वाले इकट्ठा होकर उसका आस्वाद हो रहा था। लेकिन त्योहार की वजह से ये जो खुशियां फैली हुई थी इसका एकमात्र कारण था फसलों का त्योहार। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे इसके अगले परिच्छेद को विश्लेषण के साथ, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।